बात करते हैं अब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेसिकली एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट which explores the entire financial information of the firm। अभी हमने पीछे ही बात की कि ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर कंपनी की सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। The main aim of financial statement is to provide information and understand the financial aspect of the firm। इसके अंदर सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है और ईच एंड एवरी फाइनेंशियल डिसीजन इसके अंदर मौजूद होता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी है फाइनेंशियल डिसीजंस लेना, क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजन बेस करते हैं उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। आप जैसे बात करते हो मुझे इस साल अपना प्रॉफिट 10% इंक्रीज करना है, तो 10% ऑफ व्हाट? कोई पीछे सोर्स डॉक्यूमेंट तो होगा, कोई पिछले साल का डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा, तभी तो आप कह रहे हो 10% इंक्रीज करना है। तो इसका मतलब पीछे कुछ है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि 10% इंक्रीज करना है। तो आप जो फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हो वो बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन की बात करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड अ समरी ऑफ अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। The balance sheet reflects the assets, the liabilities and capital as on certain date and the income statement showing the results of operations during a certain period। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बात कर रहे होते हैं कि वो पूरे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की समरी प्रोवाइड करती है। अब उस समरी में एसेट्स की बात हो रही है जिसमें सारे एसेट्स आ जाते हैं, इसमें लायबिलिटीज की बात हो रही है, उसमें इक्विटीज की बात हो रही है, रेवेन्यूज की बात हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस की बात हो रही है फॉर द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने प्रीवियस स्लाइड्स में अच्छे से डिस्कस की। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, बार बार इसके बारे में हमने डिस्कस किया। एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज के बारे में जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में बात करते हैं। बैलेंस शीट में बात की कि हमने इसमें सारे एसेट्स की बात की, लायबिलिटीज की बात की, इक्विटीज की बात की। अब बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखी होगी। आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसकी ड्राफ्टिंग कैसे होती है, इसमें से कौन कौन सी चीजें आती हैं। ओवरव्यू के लिए मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम 3 एक्टिविटीज की बात कर रहे होते हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन तीनों एक्टिविटीज से हमें पता चलता है कि कहाँ से कितना कैश आ रहा है और कहाँ पे किस पे कितना कैश हम स्पेंड कर रहे हैं बिजनेस में। क्लियर? तो सारा इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश हमें पता चल रहा होता है। देन बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी की। स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी में सारी शेयर होल्डर्स की बात अच्छे से पता चल रही होती है, कितना उन्होंने कैपिटल लगाया ड्यूरिंग द ईयर, उन्होंने कितना प्रॉफिट लिया, कितना प्रॉफिट इस वक्त बचा हुआ है बिजनेस में, कोई पर्सनल ड्रॉइंग्स हुई है, अगर ऑनर ने कोई पर्सनल फॉर द टाइम बिंग कोई पैसा उठाया है तो वो भी इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो शेयर होल्डर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको हम अलग डॉक्यूमेंट में मेंशन करते हैं। उस डॉक्यूमेंट का नाम है स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी। उसके बाद बात करते हैं नोट्स टू द अकाउंट्स की। नोट्स टू द अकाउंट्स में सारे पॉलिसीज, सारे प्रोसीजर्स, सारे मेथड्स सब कुछ मेंशन होते हैं। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तो उसके अंदर सेल्स की बात करते हैं। सेल्स का टोटल अमाउंट से बताया गया होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन इसका ब्रेकअप जो है वो नोट्स टू द अकाउंट्स में मेंशन होता है कि नोट्स टू द अकाउंट्स में कि ये सेल्स हमने कहाँ से की, कैसे की, कितनी क्रेडिट सेल है, कितनी कैश सेल है। क्लियर? उसके बाद अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में बात करें एक्सपेंसेस की, एक्सपेंसेस के अंदर एक हेड आता है रेम्यूनरेशन का, रेम्यूनरेशन टू ऑफिस एम्प्लॉइज। तो उसका ब्रेकअप नोट्स टू द अकाउंट्स में होता है कि हमने किसको कितना रेम्यूनरेशन दिया है। क्लियर? उसके अंदर फर्दर एक हेड होता है एक्सपेंस में ऑडिट फीस का। ऑडिट फीस हमने लमसम दे दी ये अमाउंट, उसके बाद उसका ब्रेकअप मौजूद होता है कि ऑडिट फीस में हमने कहाँ पे किसको कितना पे किया है। क्लियर? यूटिलिटी एक्सपेंसेस में एक बात कर दी, यूटिलिटी एक्सपेंसेस एक अमाउंट आ गया जो प्रॉफिट एंड लॉस में नजर आ रहा है, उसका रेफरेंस दिया हुआ है कि ये यूटिलिटी एक्सपेंसेस के हैं। ब्रेकअप है जो आपके पास नोट्स टू द अकाउंट्स में गिवन है, आप वहां से एक्सप्लोर कर लें।
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, तो ब्रेकअप गिवन होता है नोट्स टू द अकाउंट्स में कि डेप्रिसिएशन किस मेथड से चार्ज हो रही है, तो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन कितनी मेंटेन हुई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नोट्स टू द अकाउंट्स में हर चीज क्लियरली मेंशन होती है। आप किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट उठा लें, उस पर ये 5 हेड्स ऑफ अकाउंट, 5 कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे। ये 5 के 5 कंपोनेंट्स आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे उस एंटिटी के। किसी पर्टिकुलर ईयर की उठा के देख लेना, आपको समझ आ रही होगी। फर्दर बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। एनालिसिस की टाइप्स कि हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज किस तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं आपको, आपकी अपनी परफॉर्मेंस की। एक बच्चा, अभी आप 3rd सेमेस्टर में हो, तो मैं आपको एनालाइज किस तरीके से कर सकती हूँ? मैं आपको एनालाइज आपके पास प्रीवियस सेमेस्टर के रिजल्ट से कर सकती हूँ, आपके ओवरऑल ईयर की रिजल्ट से कर सकती हूँ। आपने एक 1 ईयर कंप्लीट कर लिया, 1st एंड 2nd सेमेस्टर, तो 1 ईयर की परफॉर्मेंस से भी आपको जज कर सकती हूँ। आपकी करंट सेमेस्टर में जो भी आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में, या फिर आपके इसी सेमेस्टर के दूसरे कोर्सेज में, वहां से मैं आपकी एनालिसिस कर सकती हूँ, आपकी इवैल्यूएशन कर सकती हूँ। इसके अलावा आपकी स्पेसिफिकली और फर्दर जाऊँ कि मुझे देखना है कि आप ओवरऑल असाइनमेंट्स कैसे करते हो, तो मैं सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट्स पे एक ओवरव्यू करूंगी। अगर मैं आपकी क्विज़ेस पे देखूं तो क्विज़ेस पे देख लूंगी। और इसके अलावा आपने मिड में ओवरऑल कैसा परफॉर्म किया है सारे कोर्सेज में, आपने एनुअल में कैसा परफॉर्म किया है सारे कोर्सेज में। तो एक एक ये स्टेप है, अलग अलग स्टेप्स हैं, अलग अलग तरीके हैं आपकी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। इसी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है और इनकी फर्दर डिफरेंट टेक्निक्स हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को डिस्कस करेंगे। कुछ हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे, कुछ हम आगे फर्दर एडवांस लेवल पे डिस्कस करेंगे। लाइक 5th सेमेस्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। 7th सेमेस्टर में आपके पास फाइनेंस का इलेक्टिव आएगा, उसमें हम बहुत सारी चीजें, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज वहां पे आ रही होंगी सारी, कि कुछ ऐसी चीजें जो आज हम यहाँ पे इन राइटिंग करते हैं, आगे जाके उनके प्रॉपर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, उनके सॉफ्टवेयर में वो चीजें डालें और आपके पास वही चीजें फौरन से आ जाती हैं। लेकिन उनको इंटरप्रेट करने के लिए जब तक आपको खुद को आएगा नहीं, आप उनको इंटरप्रेट नहीं कर सकेंगे। जब तक आपने खुद से वो चीजें नहीं की होंगी, नहीं समझी होंगी लोअर लेवल पे, तब तक आपको वो एडवांस बातें समझ नहीं आएंगी। आई होप सो यहाँ तक आपको टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ आ रही होंगी, लाइक कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कैसे करते हैं। अब इनकी टाइप्स हम फर्दर डिस्कस करते हैं। On the basis of material use, its external analysis and internal analysis, and based on method of operations, its horizontal analysis and vertical analysis. एक एक एनालिसिस को स्पेसिफिकली हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। बेस्ड ऑन मटेरियल यूज में हम एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं। मटेरियल यूज के हमने अपने बिजनेस के ऑपरेशंस कैरी ऑन कर रहे हैं, बिजनेस में मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग अपनी एक्सटर्नल एनालिसिस कौन कौन कर सकता है। एक्सटर्नल एनालिसिस में सबसे पहले बात यहाँ पे आ जाती है इन्वेस्टर्स की, क्रेडिटर्स की, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की और दूसरी क्रेडिट एजेंसीज की। यहाँ पे हमारे इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं एक्सटर्नली। हमारे क्रेडिटर्स जो हमें लोन देते हैं वो करते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमें ग्रांट्स प्रोवाइड करती हैं, अदर क्रेडिट एजेंसीज जिनसे हम सेकेंडरी लोन ले रहे होते हैं कि थोड़ा सा लोन शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। हमने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में ये चीजें अच्छे से डिस्कस की कि सोर्सेज ऑफ क्रिएटिंग कैपिटल में हम कैसे क्रेडिट ले सकते हैं कंपनी में। तो वहां पे हमने ये देखा कि हम जिस तरीके से लोन क्रिएट कर रहे हैं, तो अपनी पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको देते हैं जिसमें हमें उनको इंश्योर करते हैं कि हमारी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसने प्रीवियसली भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगी, तो इस वजह से हमें लोन चाहिए। इन्वेस्टर्स को भी तो इसी तरीके से अट्रैक्ट करते हैं कि हमारी इक्विटी के शेयर्स परचेज कर ले। गेट इट?
इंटरनल एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इंटरनली कहाँ कहाँ हो रहा होता है, इंटरनली बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट्स हो रहा होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन, अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की इंटरनल रिपोर्ट्स बनती हैं, वो इंटरनल रिपोर्ट्स कंपाइल होकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रही होती है। क्लियर? अब हम यहाँ पे एचआर की रिपोर्ट्स अलग बनती हैं, प्रोक्योरमेंट की अलग बनती है, सप्लाई चेन की अलग बन रही होती है, इसके अलावा आपकी फाइनेंस की अलग बन रही होती है, मार्केटिंग की अलग बन रही होती है। तो इस तरीके से ये सारी रिपोर्ट्स अलग बन रही होती है, उनको कंपाइल करके आप मेंटेन करते हो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। क्लियर? इंटरनल एनालिसिस हेल्प्स टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग अचीविंग द गोल ऑफ बिजनेस कंसर्न। बिजनेस के जो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए आप इंटरनल एनालिसिस करते हो कि क्या हमने जो फोरकास्टेड स्टेटमेंट बनाई थी, जो टारगेट्स हमने सेट किए थे, क्या वो टारगेट्स टाइमली मीट हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे। तो जब तक इंटरनली एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक हम इसको अच्छे से एक्सटर्नली रिप्रेजेंट नहीं कर सकेंगे। बेस्ड ऑन मेथड्स ऑफ ऑपरेशंस, मेथड ऑफ ऑपरेशंस में हम लोग एनालिसिस करते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आल्सो कॉल्ड एज डायनामिक एनालिसिस, whereas वर्टिकल एनालिसिस आल्सो कॉल्ड एज स्टैटिक एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में आप क्या करते हो, ईयर टू ईयर कर रहे होते हो एनालिसिस। आप 2010 को कंपेयर करते हो 11 से, 11 को 12 से, 12 को 13 से, या ओवरऑल 10 को लेकर 2015 तक सारा कंपेयर कर रहे हो तो पिछले 5 साल में कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। दिस इज योर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। एंड वर्टिकल एनालिसिस की बात करें तो विद इन अ ईयर, उस पर्टिकुलर ईयर में आपने एनालाइज किया कि प्रॉफिट सेल्स का कितना परसेंट है, उसी पर्टिकुलर ईयर 2010 का प्रॉफिट 2010 की सेल्स का कितना परसेंट है। ये तो चीजें आपने अब कर चुके हैं, आप ये अच्छे से ग्रॉस प्रॉफिट जो आ रहा है वो सेल्स का कितना परसेंट है, जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो सेल्स का कितना परसेंट है। क्लियर? इसे कहते हैं वर्टिकल एनालिसिस। ये तो मैंने की सिर्फ बात प्रॉफिट एंड लॉस की, इसी तरीके से बात हो रही होगी आपके पास बैलेंस शीट की, उसमें हम टोटल एसेट्स को बेस बना के सारी चीजें कैलकुलेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे कुछ टेक्निक्स हैं, जिस तरीके से मैंने डिस्कस किया कि आपको आपकी अगर परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना हो तो मैं किस किस तरीके से कर सकती हूँ, इसी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए कुछ टेक्निक्स गिवन है। सबसे पहले टेक्निक रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस आपने कर चुके हैं, आपको अब समझ आ रहा होगा कि हम किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालाइज करने के लिए रेशियो एनालिसिस एक टेक्निक है। इस लेवल पे हमने एक रेशियो एनालिसिस टेक्निक सीखी है। With the passage of time in this semester or in the upcoming semester, we will discuss all these techniques step by step. Comparative analysis में हम 2 साल का कंपेयर कर रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जिस तरह से आपका 2 सेमेस्टर में या 2 ईयर में आपकी परफॉर्मेंस को मैं कंपेयर करूं, 2 कोर्सेज में आपकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करूं। यहाँ पे 2 पर्टिकुलर ईयर्स में, 2 पर्टिकुलर क्वार्टर्स में, कि जनवरी के क्वार्टर में, जो जनवरी फरवरी मार्च जो फर्स्ट क्वार्टर आता है, 2010 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी की परफॉर्मेंस ये रही, तो 2011 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी की परफॉर्मेंस ये रही। क्लियर? तो इस तरीके से मैंने एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर लिया। फर्दर बात करें टेक्निक्स की तो आ जाता है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस बेसिकली अनदर नेम इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। इसमें हम एक ट्रेंड चेक कर रहे होते हैं, इसमें हम देख रहे होते हैं पिछले 5 साल में कंपनी ने क्या परफॉर्म किया है। उसी तरीके से जिस तरह से मैं आपका देखूं कि आपने पिछले 4 सेमेस्टर में आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है, आपकी जो जीपीए बन रही है पिछले 4 सेमेस्टर्स में तो क्या बन रही है, तो मुझे फौरन से अंदाजा हो जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है और आपका लेवल क्या है, आपके पीछे स्टडी लेवल क्या है, वो मुझे आपके 4 सेमेस्टर की परफॉर्मेंस से आइडिया हो जाएगा। तो वही सेम एज इट इज पिछले 4 सालों की परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमें समझ आ जाता है कि इसका प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, इसका जो ग्राफ बन रहा है वो ग्राफ किस तरह मूव हो रहा है। कॉमन साइज एनालिसिस। कॉमन साइज एनालिसिस इज अनदर नेम ऑफ वर्टिकल एनालिसिस। स्टैटिक एनालिसिस की बात करें वो सिर्फ हम उसी पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहे होते हैं, और अगर आपकी बात करूं तो उस पर्टिकुलर सेमेस्टर में 6 कोर्सेज है आपके पास, 6 कोर्सेज में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में कैसे हैं, आप न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। इसी तरीके से उस पर्टिकुलर ईयर में उस ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस क्या हो रही है,
उसमें फर्दर देखते हैं कि क्वार्टरली बेसिस पे, सेमी एनुअली बेसिस पे कंपनी की परफॉर्मेंस क्या जा रही है। अगर इतना डीपली अगर एनालाइज ना करें तो हमें इन डेप्थ नहीं पता चलेगा कि इस कंपनी में मसला कहाँ है। उसी तरीके से जिस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस इन डेप्थ चेक की जाती है। आगे बात करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट की। फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम ये देख रहे होते हैं फंड्स कहाँ से जनरेट हो रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात की है सोर्स ऑफ क्रिएटिंग कैपिटल, क्या क्या सोर्सेज हो सकती हैं। तो ये तो हमने देख लिया ओवरऑल सारी सोर्सेज को, लेकिन जब हम स्पेसिफिक एंटिटी की बात करें तो फंड फ्लो स्टेटमेंट जब उस कंपनी की बनेगी तो हमें पता चलेगा उस कंपनी ने कहाँ कहाँ से फंड्स परचेज किए हैं और उन फंड्स को कहाँ कहाँ यूटिलाइज किया है। पॉसिबल है उन्होंने अभी तक यूटिलाइज ना किया हो तो उनके कैश में वो अमाउंट नजर आ रहा होगा कि इनके पास इतना कैश पड़ा हुआ है। क्लियर? तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्सेज पता चल रही होती है और उनके फिर उन्हीं सोर्सेज से जो कैश आया है वो कहाँ अप्लाई किया हुआ है वो पता चल रहा होता है। इस वक्त आपको इंट्रोडक्टरी लेवल पे इनके आइडियाज, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए इन टेक्निक्स के। फर्दर इन फ्यूचर हम आगे इनके स्पेसिफिक क्वेश्चंस करेंगे कि किस तरीके से हमने वैल्यूज कैलकुलेट किए हैं। आज तो हम कॉन्सेप्चुअली बात कर रहे हैं, लेकिन हम बाद में वैल्यूज से कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन से कैलकुलेट करेंगे कि इनकी जो स्टेटमेंट्स बनती हैं वो कैसे बनती हैं और ये स्टेटमेंट्स क्या रिफ्लेक्ट कर रही होती है और हम उनमें उनको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। क्लियर? अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत अच्छे से आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं जो बात बता रही होंगी आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो सारी चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी। हम इनफ्लो एंड आउटफ्लो चेक करते हैं। हम यहाँ पे 3 एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग से कैश कितना जनरेट हुआ, इन्वेस्टिंग से कितना जनरेट हुआ, फाइनेंस से कितना जनरेट हुआ, और टोटल करके हम बता रहे होते हैं कि इस वक्त हमारे कैश की ये पोजीशन है। क्लियर? यहाँ तक सारी टेक्निक समझ आ गई। अब डिटेल में डिस्कस